बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम लोग फिजिक्स 9th क्लास न्यू बुक है चैप्टर नंबर 8 उसका लेक्चर नंबर 2 जो है वो डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग जो है बेसिकली हमारा आज का जो टॉपिक है वो है टेम्पररी एंड परमानेंट मैग्नेट्स। यहां से हम स्टार्ट करेंगे, टेम्पररी एंड परमानेंट मैग्नेट्स। देखिए जी, जहां तक टेम्पररी मैग्नेट्स की बात है तो टेम्पररी मैग्नेट्स क्या होते हैं? टेम्पररी मैग्नेट्स आपके वो मैग्नेट्स होंगे कि ये तब तक एक्ट करेंगे, तब तक इनमें मैग्नेटिज्म मौजूद रहेगी जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड में होंगे। ठीक है, जब तक इनके गिर जो है ये किसकी मौजूदगी में होंगे? मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में होंगे। मतलब अगर एक मैग्नेट है तो उस मैग्नेट की मौजूदगी में, जैसे पीछे भी पिछले एक्सपेरिमेंट मैंने आपको समझाया था कि पेपर क्लिप जब तक उसके साथ अटैच थे तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे थे। जैसे ही हमने क्या किया कि हमने मैग्नेट से उसको रिमूव किया तो वो कोलैप्स कर गए। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब तक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मौजूद होगा तब तक आपका वो मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो क्या बन जाएगा? टेम्पररी मैग्नेट बन जाएगा। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड उसकी प्रेजेंस खत्म हो गई तो वो दोबारा से मैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आपकी जहां तक परमानेंट मैग्नेट्स की बात हम करते हैं तो परमानेंट मैग्नेट्स जो है आपके वो फॉर एवर होते हैं। मतलब उनमें अगर हम बात करें तो उनमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज फॉर एवर होती हैं। मतलब वो खत्म नहीं होती। मतलब वो आपके जैसे परमानेंट मैग्नेट वो आपके जैसे मर्जी जब तक आप उनको यूज करते रहेंगे, जब तक आपके पास रहेंगे, वो उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो हैं वो हमेशा हमेशा के लिए मौजूद होती हैं। इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया है, हमने एक मैग्नेट को एक स्टैंड के साथ जो है ना उसको हमने यहां से समझ लें कि यहाँ पे हमने उसको अटैच कर दिया है। ये एक स्टैंड है, हमने उसके दोनों एंड से, एक एंड पर भी एक एंड पर हम लोग स्टील की ये जो आपकी पेपर क्लिप्स होती हैं वो अटैच कर दी हमने बहुत सारे। ठीक है, जहां तक वो अटैच होते गए, एक के साथ दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, जहां पर वो अटैच होते रहे वहां तक। इसी तरह से दूसरे एंड पर हमने जो है वो आयरन के क्लिप्स जो है वो हमने अटैच किए। लेकिन वो भी जितने अटैच हुए जहां तक, अब हुआ क्या कि हमने कुछ देर तक तो हमने इनको ऐसे ही रहने दिया। फिर हमने ये जो मैग्नेट था इससे हमने पहले ये आयरन क्लिप्स को रिमूव कर दिया मैग्नेट से। जैसे ही हमने जो सबसे ऊपर वाला था इसको यहां से रिमूव किया, मैग्नेट से हमने हटा दिया, तो क्या होगा कि ये सारे जो थे वो कोलैप्स कर गए। मतलब सारे वो मतलब गिर गए इस तरह से, मतलब कोलैप्स हो गए, जो आपस में अटैच थे इनकी अट्रैक्शन खत्म हो गई। तो मींस ये हमारे क्या कहलाएंगे? ये हमारे टेम्पररी मैग्नेट्स कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला कि इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मैग्नेट्स थे, ये हमने इसके साथ पहले ही अटैच किया था मैग्नेट के साथ, बाकी दूसरा मैग्नेट से अटैच नहीं था, वो इस पेपर क्लिप के साथ था, ये वाला इसके साथ था, ये वाला, मतलब वो सारे मैग्नेट थे। कब तक? जब तक वो मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद थे। जैसे ही हमने मैग्नेट से इनको हटा दिया, दूर ले गए मैग्नेट से, तो ये सारे कोलैप्स कर गए। इसी तरह से हम इसको भी, उसके बाद ये जो स्टील के थे इनको भी हमने मैग्नेट से हटाकर सेपरेट कर दिया अलग, लेकिन ये कुछ देर तक एक दूसरे के साथ अटैच रहे। तो मींस इनके अंदर जो है ये जो थे ये तो टेम्पररी, और ये कुछ देर के लिए क्या बन गए? परमानेंट। यानी परमानेंट मैग्नेट की इनके अंदर क्वालिटीज कुछ देर तक मौजूद रहेंगी। ठीक है, तो यानी स्टील जो है सादा लफ्ज हम कह सकते हैं कि वो ज्यादा जो है स्टील के मटेरियल्स हों या आपके अल्लिको है, कोबाल्ट है, वो जो मटेरियल्स होते हैं वो ज्यादा जो है वो अट्रैक्शन रखते हैं। तो इसलिए यहां से हमें ये समझ आ गई कि भाई कुछ मटेरियल, जो मटेरियल फौरी तौर पर हमने देखा कोलैप्स कर गया क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर हुआ, तो वो आपके टेम्पररी। जो हमने मैग्नेटिक फील्ड से अलहदा भी कर दिए, उतार भी दिए मैग्नेट से, लेकिन फिर भी उसने कुछ देर तक वो जुड़े रहे, तो यानी इनके अंदर जो है वो परमानेंट मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज डेवलप हुई। तो आपके परमानेंट मैग्नेट जो है, इसीलिए हमने बोला कि वो फॉर एवर जो है वो अट्रैक्शन रखते हैं। ठीक है जी, ये था। और इसकी डेफिनेशन बुक पर मैं जरा आपके साथ रीड आउट शेयर कर देता हूँ। टेम्पररी मैग्नेट्स क्या है? आर द मैग्नेट दैट वर्क इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी, वो आपके जो हैं वो कहलाएंगे टेम्पररी मैग्नेट्स। वंस द मैग्नेटिक फील्ड वैनिशेस, जैसे खत्म करेंगे, दे लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। एग्जांपल्स इनकी क्या है? सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड टू मेक टेम्पररी मैग्नेट। ठीक है, पेपर क्लिप्स हो सकती हैं, ऑफिस पिन्स यूज कर सकती हैं, एंड आयरन नेल्स कैन इजीली बी मेड टेम्पररी मैग्नेट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो भी, जो
हम इलेक्ट्रिसिटी गुजार कर बैटरी के साथ अटैच करके हम जो करेंगे वो भी आगे टॉपिक में पढ़ेंगे, वो भी आपके गुड एग्जांपल है टेम्परेरी मैग्नेट्स की, ठीक है जी। इसके बाद आ जाते हैं परमानेंट मैग्नेट्स रिटेन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज फॉर एवर, यानी हमेशा के लिए वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो अपने अंदर रखते हैं। तो दीज आर आइदर फाउंड इन नेचर और आर्टिफिशियली मेड बाय प्लेसिंग ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ स्टील एंड सम स्पेशल अलॉय, स्टील की बना सकते हैं, स्पेशल अलॉयज की भी सब, जैसे कि आपके मेनी टाइप्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स में आपके मटेरियल आ जाती हैं, कोबाल्ट है, अल्निको है, ठीक है, फेराइट है, और बाकी मैंने आपके साथ ये जो एक्टिविटी है वो नीचे बुक पर भी दी गई है, वो मैंने आपके साथ शेयर की, ठीक है, वो भी आप इसको बुक से एक बार रीड करके देख भी सकते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक की तरफ जाते हैं, इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है जी। मैग्नेटिक फील्ड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली क्या है, मैं आपको ये डायग्राम बना के समझाता हूं। ये एक मैग्नेट है, अब इस मैग्नेट के गिर्द ये जो सारा एरिया है, ये जो मैग्नेट के गिर्द आपको सारा एरिया दिखाई दे रहा है, जहां तक उसकी अट्रैक्शन जो है वो मौजूद रहती है, वो जो सारा एरिया होता है मैग्नेट के गिर्द, वो सारा रीजन, वो सारा डिस्टेंस, वो सारा इलाका, जहां तक उसकी सारी मैग्नेटिज्म मौजूद होती है, उसकी ट्रैक्शन मौजूद होती है, उस एरिया को, उस रीजन को, मतलब ये जो इससे बाहर जाएंगे तो मैग्नेटिक मटेरियल से अटैच नहीं हो रहा, जहां पर वो मैग्नेटिक मटेरियल के साथ अटैच हो सकता है, वो सारा रीजन, वो सारा इलाका जो है वो कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी एग्जांपल आप बड़ी आसानी से जो है वो आप, अगर आपके पास आयरन फिलिंग्स हो, वो टेबल पर आप फैला दें, कोई मैग्नेट ऐसे रखें, तो जो आयरन फिलिंग्स होती हैं वो उसके साथ इसी पैटर्न्स के मुताबिक इसके साथ अटैच होंगी, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, इसी पैटर्न के मुताबिक इसके साथ अटैच होती चली जाएंगी, ठीक है। वो अगर आप आयरन फिलिंग के डॉट लगाएं तो आपके पास इस तरह से सारा एक पैटर्न बकायदा दिखाई देगा, वो सारा पैटर्न के अटैचमेंट का। ये जो पैटर्न होता है मतलब एक प्रॉपर पैटर्न से, ये जो पैटर्न है मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, इसी पैटर्न के मुताबिक जो है वो आयरन फिलिंग जो ऊपर बताई, वो सारे उसी एरिया तक अगर अवे पड़ी होंगी आयरन फिलिंग तो वो अटैच नहीं होगी। तो मींस यहां से क्या समझ आई कि वो सारा फील्ड, वो सारा इलाका, वो सारा रीजन, वो सारा डिस्टेंस मैग्नेट के इर्द गिर्द जहां पर कोई मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो इस मैग्नेट की अट्रैक्शन रखता है या मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करता है जितने एरिया तक, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ी रीडिंग कर देता हूँ। When a magnet attracts a certain magnetic material, it exerts some force to do so. Similarly, when it attracts or repels a magnetic pole of another magnet, it exerts a force on it. चाहे वो repel करे या attract करे, वो एक region तक होता है सारा। This force can be observed up to a certain distance from the magnet that can be explained by, मतलब अब magnetic field क्या हुआ, is a region around a magnet where an other magnetic object experiences a force on it, ठीक है जी। A pattern of a magnetic field around a bar magnet can be seen very easily by a simple experiment, जैसे मैंने अभी आपको समझा दिया। If an iron fillings are sprinkled on a thin glass plate placed over a bar magnet, the fillings become tiny magnets through magnetic induction. Now, if the glass square surface is gently tapped, the fillings from a pattern, this pattern is known as the magnetic field pattern. This pattern can be better shown by the lines of, यानी अगर आप इसको बेहतर देखना चाहते हैं तो हम लोग उसको लाइंस की शक्ल में भी बना सकते हैं। अगला टॉपिक हमारा है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, उसकी तरफ हम जाएंगे जी। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, इस पर बेटे हम बात करेंगे। इसमें हमने क्या करना है, एक मैग्नेट है, सपोज हमारे पास ये मैग्नेट है, उसका ये नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। अब आपने कंपस लेनी है, मैग्नेटिक कंपस। अब मैग्नेटिक कंपस को, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक कंपस जो होती है उसमें जो डिफ्लेक्शन होती है, रेड डिफ्लेक्शन जो है वो नॉर्थ को शो करती है। आपने मैग्नेटिक कंपस को जो आपका मैग्नेट है उसके करीब, मतलब इस तरह से आपने उसको प्लेस करना है, रखना है उसको। मतलब सपोज आपने ये रखा तो इसकी यहां पर जो आप देखेंगे कि वो जो उसकी डिफ्लेक्शन होती है, जो उसके अंदर नीडल होती है, रेड जो नीडल है, रेड साइड जो है वो किस तरफ, कहां पर शो हो रही है, मतलब अगर वो इस तरह से यहां से ऐसे शो हो रही है, क्योंकि एन है तो अवे होगी, तो आपने वहां पे डॉट या एक पॉइंट लगा देना है। इसी तरह से इसको उठा के फिर आपने यहां पे रखना है, फिर यहां पर डॉट, फिर आपने उठाकर यहां, फिर इस तरह आपने रखते जाना है और वो डॉट्स लगाते जाने हैं, ठीक है। तो आपने फिर उन डॉट्स को क्या करना है, आपने यहां से स्केल के साथ एक लाइन की शक्ल में उनको इस तरह से मिलाते जाना है, ठीक है जी। तो क्या होगा कि आपके पास फील्ड ऑफ लाइन जो है वो बनती जाएंगी, जहां जहां रखेंगे और आप देखेंगे कि नॉर्थ से ये बाहर की तरफ निकलती हुई आपको दिखाई देंगी,
मतलब इनकी डायरेक्शन जो है नॉर्थ से आउटसाइड होती है, बाहर की तरफ होती है। यहां रखेंगे तो इसकी डायरेक्शन जो है इस तरह से, यहां रखेंगे मतलब इस तरह से। मतलब आप देखते जाएंगे कि वो सारी जो है, मतलब उसको अगर मैं अगर डॉट्स की शक्ल में बनाऊं तो वो इस तरह से घूमते हुए, मतलब यहां से इस तरह से बन जाएगी। मतलब यहाँ रखा, फिर अगर यहाँ तो यहाँ, फिर इस तरह से इसकी जो है पूरी एक जो है, आप पूरा पैटर्न आपके पास जो है वो बनता जाएगा। लेकिन डायरेक्शन किस तरफ होगी? डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी। तो ये जो लाइंस बनती जाएंगी, इन्हीं लाइंस को हम बोलते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। और यही मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमें बताती हैं कि भाई यहां तक जो है, ये वैसे तो लाइन जो मैंने बनाई है ये इमेजिनरी लाइंस हैं, हम खुद बना रहे हैं, इसके गिर्द मैग्नेट के गिर्द कोई लाइंस नहीं होती। देखिए जैसे मेरे पास अभी ये मैग्नेट्स है, डिफरेंट मैग्नेट्स हैं, तो सिर्फ इतना जरूर होता है कि देखिए इसके दरमियान, दोनों के दरमियान अट्रैक्शन है, ये रिपल्शन है, कुछ भी है, या कोई मैं मटेरियल भी ले लेता हूं, उसके लिए जो अट्रैक्शन होती है वो कहां तक होती है, ये देखें। मतलब ये देखें ट्रैक्शन है इसकी। अब ये फील्ड जो है, लेकिन मुझे ये पता है कि ये देखें अब इसकी अटैचमेंट आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे डिफरेंट जगहों से मैं अटैच करूंगा तो उसकी वो अटैचमेंट भी डिफरेंट होती जाएगी, उसी एंगल से होती जाएगी। तो वो एक लाइन की शक्ल में, जैसे मैंने मैग्नेटिक कंपास यूज किया, वो तो रिफ्लेक्शन बकायदा सुई देती है कि भाई यहाँ पर उसकी रिफ्लेक्शन यूं चलेगी, जहां जहां जाती है हम उस तरह से डॉट लगा के उन लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। अब वो सारा एरिया, ये जो लाइंस हैं बेसिकली ये बताती हैं कि भाई हमारा पास जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, कि ये वो एरिया है, मतलब शो करने के लिए पेपर के ऊपर कि यहां तक इसकी जो एरिया है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मौजूद है, सिर्फ इसलिए। और कितना वो स्ट्रांग है कितना नहीं है उसके लिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, लेकिन इससे पहले हम इसको थोड़ा रीड कर लेते हैं। द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अराउंड अ बार मैग्नेट कैन बी ड्रॉन बाय यूजिंग अ स्मॉल कंपास। छोटी कंपास मैंने बोला मैग्नेटिक कंपास यूज करते हैं। नीडल ऑफ द कंपास विल मूव अलोंग द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे आप रखेंगे वो मूव करती जाएगी उसकी नीडल, वहां वहां आप निशान लगाते जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि शोज द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अराउंड अ बार मैग्नेट ड्रॉन बाय दिस मेथड। द कंपास नीडल इज सिंबलाइज्ड बाय एन एरो बीइंग द नॉर्थ पोल। ठीक है, हमने नॉर्थ पोल जो रेड लाइन है उसी के मुताबिक उसको चलना है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो यहां से हमें ये भी समझ आया कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ये क्या होती हैं? वेक्टर, क्योंकि इनकी मैग्नीट्यूड भी होती है और उसके साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ इनकी डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, एक डायरेक्शन में देखिए मूव करती हैं, तो इसलिए ये हमारी वेक्टर। तो फिर डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन स्पेस इज द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय द एन पोल। एन पोल इंडिकेट करेगा, क्योंकि मैंने बताया कि रेड लाइन जो है उससे समझ आएगी कि कहां कहां एन जो है वो मूव कर रहा है। एन पोल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास नीडल प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो जहां जहां वो उसकी एन पॉइंट यानी रेड लाइन जो मैंने आपको बताई, वो जहां जहां जिस डायरेक्शन मूव करती है वही मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट करेंगी। तो यहां पर हमने जो है वो उसको डिस्कस किया, मतलब आगे थोड़ा सा और भी लिखा हुआ है। तो फिगर आल्सो शोज दैट द फील्ड लाइंस अपीयर टू ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल। जो मैंने आपको बताया कि कहां से निकल रही है, नॉर्थ पोल से निकल रही है, और किस तरफ जा रही है? ऑन द साउथ पोल की तरफ जा रही है। ठीक है जी। तो एक्चुअली द मैग्नेटिक field extends in space all around the magnet but the figure shows the field in one plane only। हमने चूंकि एक पेपर पर वन प्लेन में शो किया, लेकिन ओरिजिनल जो एक्चुअल होता है वो तो मतलब ऑल डायरेक्शन में, ऑल प्लेन्स में होता है। मतलब शो करने के लिए हम पेपर पर सिर्फ एक प्लेन में शो कर सकते हैं, इसलिए हमने सिंपल शो किया है कि वो नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करती है। अब इसके बाद स्ट्रेंथ पर बात करेंगे। स्ट्रेंथ हम मैग्नेटिक फील्ड को कैसे समझ आएगी, कि कैसे पता चलेगा कि किसी की स्ट्रेंथ ज्यादा है या कम है। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपने क्या करना है, आपने देखना है कि दो मैग्नेट एक दूसरे के करीब लेके आए, ठीक है, ये मैग्नेट है, इन दोनों के अगर इसका ये नॉर्थ है, ये इसका साउथ पोल है, तो जाहिर है ये नॉर्थ से साउथ की तरफ आप देखेंगे कि डिफरेंट लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब इस तरह से डिफरेंट लाइन से आप ड्रॉ करके बता सकते हैं कि भाई नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है वो लाइंस हैं। ठीक है, इसी तरह से आप अगर दो मैग्नेट लेते हैं, एक का ये वाला पोल नॉर्थ है और ये इसका नॉर्थ है, तो फिर क्या होगा, फिर उनकी आपस में अट्रैक्शन की बजाय क्या होगी, रिपल्शन होगी। फिर आपको कुछ इस तरह से अवे जाती हुई दिखाई देंगी, नॉर्थ से अवे जाती हुई, मतलब एक दूसरे से मिलेंगी नहीं। इसी तरह से अगर आप लोग कोई और एग्जांपल लेना चाहते हैं, जैसे मतलब आपका हार्शू मैग्नेट होता है उसकी लेते हैं, तो उसमें भी अगर आप मतलब इस शेप में तकरीबन होता है, मतलब उनकी लेंगे तो उसमें भी एक दूसरे की तरफ होंगी। अगर एक नॉर्थ है और ये आपने साउथ है, वो भी स्ट्रेट ही तकरीबन बन जाती हैं, वो ऑलमोस्ट रेड, लेकिन थोड़ा सा एंगल जरूर होता है, मतलब वो भी नॉर्थ से साउथ की तरफ ही। अब स्ट्रेंथ कैसे समझ आएगी, ये तो मैंने आपको तीन तरह की बता दी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर नॉर्थ नॉर्थ है तो फिर वो रिपल्शन होती है, अपोजिट साइड में जा रही होती है। नॉर्थ से साउथ यहाँ पर भी सेम डायरेक्शन मूव कर रही है, लेकिन यहाँ पर जो फील्ड ऑफ लाइंस होती हैं स्ट्रेंथ में,
उनके दरमियान जो गैप होता है वो कम होता है। अगर जितना ज्यादा गैप कम होगा, मतलब जितनी लाइंस ये देखें नैरो है, इनके दरमियान गैप्स नैरो है, तो वहां पर जो फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ होगी वो स्ट्रांग होगी। और अगर फील्ड के दरमियान जो है वो जो लाइंस हैं, मतलब एक और मैग्नेट में यहां पर बनाता हूं, ये देखें इनके दरमियान जो है वो गैप जो है वो ज्यादा है। गैप अगर ज्यादा है इसके दरमियान, तो क्या होगा कि वो उनकी स्ट्रेंथ जो है वो वीक है। जितनी वो नैरो होगी, करीब होंगी, उतनी ही स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है जी, ये था टॉपिक हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। एक तो नंबर ऑफ लाइंस भी आप देख सकते हैं यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है। दूसरे उनके दरमियान गैप्स भी हमें बताएगा, दोनों बातें। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू यूनिट एरिया प्लेस परपेंडिकुलर टू द लाइन, दस द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर इन रीजन वेयर द फील्ड लाइंस आर रिलेटिवली क्लोज टुगेदर। जहां पर वो क्लोज है वहां पर फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ क्या है वो ज्यादा है। एंड वीकर वेयर दीज फार अपार्ट, जहां पर वो एक दूसरे से क्या है दूर हैं, तो वो क्या होगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, वीक होगी। फॉर एग्जांपल lines are closest together near north and south pole, indicated that the strength of the magnetic field is stronger in these regions away from the poles and magnetic field becomes weaker. So in case the two magnets are placed close to each other, their combined magnetic field can also be drawn using the, जैसे अभी मैंने ये सारे ड्रॉ किए, ठीक है, needle, and shows the patterns of the combined magnetic field of two magnets lying with different ओरिएंटेशन। मतलब जैसे ये देखें दोनों एक नॉर्थ साउथ था, इसकी ओरिएंटेशन डिफरेंट है, नॉर्थ नॉर्थ की डिफरेंशियल इस तरह से डिफरेंट बनेगी हमेशा। ठीक है, तो पॉइंट जो क्रॉस का वर्ड है इज कॉल्ड अ न्यूट्रल पॉइंट। मतलब यहाँ अगर हम इन दोनों को शो कर रहे हैं तो इसमें बता रहे हैं यहाँ जो क्रॉस है, जहाँ ये क्या बता रहा है कि भाई दोनों के दरमियान रिपल्शन है, दोनों क्रॉस इज कॉल्ड अ न्यूट्रल पॉइंट है, वहां पर कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं है। तो बिकॉज द फील्ड ड्यू टू द मैग्नेट कैंसल्स आउट दैट ड्यू टू द अदर मैग्नेट। तो इसी तरह से फील्ड पैटर्न ऑफ अ हॉर्सशू मैग्नेट, द फील्ड इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म बिटवीन, यहाँ पर तकरीबन यूनिफॉर्म रहती है, मतलब सेम सीधी लाइन रहती है, थोड़ा सा कम हो सकता है लेकिन ज्यादा वो यूनिफॉर्म ही रहेंगी। ये था भाई आपका स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। दो बातें बेसिकली फिर बता देता हूं आपको रिकैप में। एक तो नंबर ऑफ जो लाइंस होगी वो ज्यादा होगी तो समझ लीजिए स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। ठीक है, दूसरी बात कि उनके दरमियान डिस्टेंस भी, गैप भी कम होगा। और जहां पर गैप ज्यादा होगा और नंबर ऑफ जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो कम होंगी, तो समझ लें कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी कम होगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, यूजेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी यूजेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट। कहां कहां परमानेंट मैग्नेट्स को जो है वो यूज किया जा रहा है भाई। तो मैं आपके साथ ये स्पीड में शेयर कर देता हूँ इन चीजों को कि दे आर द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द, आपकी जितनी भी डीसी मोटर्स हैं उनमें यूज इनको किया जा रहा है। ठीक है, उसमें मौजूद होते हैं। आप एसी जनरेटर्स ले लें, उसमें भी इनको यूज किया जा रहा है। ठीक है, जो आपके परमानेंट मैग्नेट्स हैं। इसके अलावा अगर आप देखिए आपके परमानेंट मैग्नेट जो है वो आपके कॉइल लाउड स्पीकर होते हैं, लाउड स्पीकर में भी इनको यूज किया जाता है। ठीक है जी, मतलब ये सारे इनके यूजेस हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो आपकी जो मैग्नेटिक स्ट्रिप्स होती हैं डोर को मतलब फिट करने के लिए, अक्सर आपने देखा है कि डोर जो होती हैं आपके वो दीवारों के साथ जाके लगते हैं, तो दीवारें खराब होती हैं, तो उसके दरमियान पे भी हमने मैग्नेटिक स्ट्रिप्स लगाई होती हैं, उस शक्ल में भी इसको यूज किया जा रहा है, मैग्नेटिक स्ट्रिप्स की शक्ल में। फिर आपके जो रेफ्रिजरेटर्स के डोर्स होते हैं उसके दरमियान भी हम लोग जो है इनको यूज करते हैं, ताकि जो रेफ्रिजरेटर्स वगैरह फ्रीजर्स होते हैं वहां पर तो स्पेशली ये सॉरी मैग्नेटिक स्ट्रिप जो है ये उसी के लिए, रेफ्रिजरेटर्स के लिए और आपके फ्रीजर्स वगैरह के लिए, ताकि उनके डोर जो है वो आसानी से बंद हो सकें या खुल सकें। ठीक है, इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया वो डोर कैचर्स, हाँ, जो डोर के लिए यूज करते हैं वहां पर डोर कैचर्स होते हैं, हम लोग यूज करते हैं स्पेशली डोर कैचेस की शक्ल में, कि डोर जो है वो जाकर सीधा दीवार को ना लगे, वो रास्ते में हमने लगाए होते हैं ताकि डोर जो है वो डोर कैचर के साथ अटैच हो जाता है, वहां पर भी यूज कर रहे हैं। फिर अगर आपकी ये जो गंदुम होती है उसमें अगर कोई आयरन के पीसेस होते हैं उसको भी रिमूव करने के लिए परमानेंट मैग्नेट यूज किए जाते हैं। फिर अगर हम देखें तो हमारे ये जो आईज हैं डॉक्टर लोग भी यूज करते हैं, बाज आपकी आई में कोई स्प्लिंटर्स चला जाता है आयरन का छोटा सा पीस, तो वहां पर भी परमानेंट मैग्नेट जो है उसको निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो भाई ये थे आपके बहुत से, मतलब इसके बेनिफिट्स हैं, बहुत से यूजेस हैं परमानेंट मैग्नेट्स के। इसके बाद हम आगे चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पे।
इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हम कैसे बनाएंगे, ये मैंने लास्ट में बात की थी, अभी हम लोग इसको भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में आपने क्या करना है, सपोज आप एक नेल ले लेते हैं, ये सपोज मेरे पास कोई नेल है, अब इस नेल के ऊपर मैंने क्या किया है, मैंने इस नेल के ऊपर जो है वो समझ लें कि यहां पर मैंने कॉइल जो है वो तार इसके इसके गिर्द मैंने सारे कॉइल की शक्ल में वो तार लपेट दी है इसके गिर्द, मतलब चलें ये मैंने जल्दी से जरा बना दिया। ये सारा मैंने क्या किया हुआ है, एक कॉइल जो है मतलब तार ऐसे लपेटी हुई है इसके गिर्द। अब इसको मैंने क्या किया है, इसके एक एंड को यहां से दूसरा एंड है इसको मैंने किसके साथ अटैच कर दिया है, बैटरी के साथ। और वहां पर भी मैंने रास्ते में क्या लगा दिया है, यहाँ पर मैंने स्विच लगाया है और ये मैंने यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के साथ बैटरी के साथ इसको अटैच कर दिया, ये वो स्विच है। अब क्या होगा कि जैसे ही ये जो हमारा सर्किट है, मतलब जैसे ही मैं स्विच सर्किट क्लोज होगा, स्विच ऑन होगा, तो यहां से वोल्टेज यानी करंट जो है इसको मिलेगी। और जब तक करंट इसको मिलती रहेगी तो ये जो आपकी आयरन नेल है ये आपकी क्या बन जाएगी, ये आपकी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी और टेम्परेरी मैग्नेट। कैसे पता चलेगा कि मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर जो है वो छोटे छोटे पेपर क्लिप्स जो हैं वो यहाँ पर अटैच कर दिए इसके साथ। वो जो पेपर क्लिप्स हैं वो इसके साथ अटैच होते चले जाएंगे, मींस यहां से मैं पता चला कि ये मैग्नेट है। और ये कैसे मैग्नेट बना है, हमने इसको इलेक्ट्रिसिटी दी है। क्या दी है, हमने इस आयरन को जो मैग्नेटिक मटेरियल था इलेक्ट्रिसिटी से, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने से ये क्या बने, मैग्नेट। तो इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, यानी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये मैग्नेट्स। और ये टेम्पररी मैग्नेट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये टेम्पररी मैग्नेट्स हैं भाई, ठीक है। और अगर हम लोग यहां से स्विच जो था वो मैंने क्लोज किया हुआ था, अगर मैं स्विच को क्लोज था पहले, अब मैंने स्विच को ओपन कर दिया, यानी मैंने स्विच बंद कर दिया, ऑफ कर दिया, तो क्या होगा, ये कोलैप्स कर जाएंगे, ये जो है यहां से ये नीचे गिर जाएंगे इस तरह से, मतलब ये इसके साथ अटैच नहीं रहेंगे, यानी ये मजीद आपका जो मैग्नेट है वो नहीं रहेगा। तो ये था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर आल्सो काइंड ऑफ टेम्पररी मैग्नेट्स, ठीक है। एक एक्टिविटी जो मैंने आपको भी समझाई सारी, कि जब तक आयरन नेल जो है वो अटैच रहेगा बैटरी के साथ, इलेक्ट्रिसिटी और स्विच हमने ऑन किया हुआ, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती रहेगी, तब तक वो क्या है, मैग्नेट है, चाहे वो टेम्पररी मैग्नेट है, लेकिन मैग्नेट्स के तौर पर बिहेव करेगा, ठीक है। एन आयरन नेल और अ रॉड बिकम्स अ मैग्नेट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ कॉइल ऑफ वायर अराउंड इट, इट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रो मैग्नेट कहलाएगा। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी से रिमूव कर दी तो क्या हुआ कि ये मजीद मैग्नेट नहीं रहा, तो इसका मतलब है ये एक टेम्पररी मैग्नेट के तौर पर वर्क करता है। बाकी इसकी सारी एक्टिविटी बुक पर लिखी हुई है जो मैंने आपको समझाई है, ठीक है। उसी तरह से आप सारी ये डिटेल लिख सकते हैं कि आपने एक बैटरी ली और उसको स्विच लिया, अटैच किया, मतलब सारा मैंने जो समझाया वो पढ़ना मुश्किल नहीं है। सिंपली वही है कि जब आप उसको करंट को ऑन करते हैं, स्विच आपका ऑन होता है तो तब वो करंट फ्लो करेगी, जैसे आप इसको स्विच को ऑफ कर देते हैं यहाँ से तो फिर वो करंट फ्लो नहीं करेगी, वो फिर आपका मैग्नेट नहीं रहेगा। तो थोड़ी सी रीडिंग कर देता हूँ नीचे। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द कॉइल ऑफ वायर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस, जब तक करंट गुजर रही है तो वो मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर मौजूद है इनसाइड द कॉइल दैट मैग्नेटाइजेस द आयरन नेल, एज वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर टेम्पररी हैं। कैसे, देयरफॉर आयरन ऑब्जेक्ट रिमेन्स अ मैग्नेट एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रिक करंट पासेस, जब तक इलेक्ट्रिक करंट उसमें गुजर रही थी तब तक वो मैग्नेट था। So when the current is stopped, it no longer remains a magnet. If we increase the number of cells in the battery or increase the number of turns of the coil, we will observe that the strength of the magnetic field in each case increases. मतलब अगर आप लोग जो है ये जो कॉइल्स हैं, मतलब इन कॉइल्स को बढ़ा देते हैं, कॉइल्स ज्यादा इसके गिर्द कर देते हैं, तो तब भी इसकी मैग्नेटिक जो सलाहियत है चीजों को अपने गिर्द खींचने की, यानी टेम्परेरी मैग्नेट की, वो बढ़ेगी, ठीक है। एक तो ये, दूसरे नंबर पर यहाँ जो वोल्टेज थे, सपोज वो 20 वोल्टेज थे, अगर हम इस वोल्टेज को बढ़ाकर 30 कर देते हैं, 50 कर देते हैं, जैसे जैसे हम इसकी वोल्टेज बढ़ा देंगे, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा गुजारेंगे, तब भी इसकी जो मैग्नेटिक पावर होगी या मैग्नेटिज्म जो इसमें प्रोड्यूस होगा वो ज्यादा होता चला जाएगा, ठीक है जी। तो दिस विल बी इंडिकेटेड बाय द मोर नंबर ऑफ क्लिप्स हेल्ड बाय द नेल इन दीज केसेस। आप इसके साथ जो हमने अटैच की थी क्लिप्स वगैरह, पेपर क्लिप्स, वो अगर 3 अटैच हुए थे, ये बढ़ाने से वो मजीद बढ़ जाएंगे, या हम वोल्टेज बढ़ाएंगे उससे मजीद, यानी उसकी मैग्नेटिज्म बढ़ जाएगी, उसका फील्ड बड़ा होता जाएगा, ठीक है। ये था हमारा टॉपिक। इसी के आगे यूजेस भी हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यूजेस में देखिए ये कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देख सकते हैं आपके जो टेलीफोन है, इलेक्ट्रिक बेल्स हैं, इनके यूजेस, यूजेस ऑफ कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं आपके इलेक्ट्रिक बेल्स में, जो यूज होती हैं स्कूल्स वगैरह में अक्सर आपने देखा यूज होती हैं इलेक्ट्रिक बेल्स, ठीक है, उसमें यूज होते हैं। फिर आपके जो है टेलीफोन, ठीक है, टेलीफोन रिसीवर, उसके अंदर भी यही मौजूद होते हैं, टेलीफोन रिसीवर में
टेलीफोन रिसीवर के अलावा आपके जो सिंपल मैग्नेटिक रिले होते हैं उसमें यूज होते हैं, सर्किट ब्रेकर में यूज होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसमें भी जो मैग्नेट यूज होता है वो भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। फिर रीड स्विचेस होते हैं, क्रेन्स होती हैं, टेप रिकॉर्डर्स हैं, ठीक है, मैगलेव ट्रेन हैं, मतलब ये जो इलेक्ट्रिसिटी से ट्रेन चलती हैं। पाकिस्तान में तो खैर अभी ये मुमकिन नहीं है, लेकिन जापान और बड़े बड़े जो मतलब जर्मन है, मतलब बड़े बड़े कंट्रीज में वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन चलाते हैं जिसको मैगलेव ट्रेन कहते हैं। एंड मैनी अदर डिवाइसेस में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो यूज होते हैं, ठीक है। आपके बच्चों के जो खिलौने होते हैं, बाद आपने देखा जो बैटरी वाले खिलौने होते हैं, जब तक उसमें से इलेक्ट्रिसिटी से बैटरी उसमें अटैच होती है, वो भी इसी स्कूल के तहत वर्कआउट करती हैं। तो इसके डिफरेंट जो है, इनको डिफरेंट फंक्शंस में हम लोग फिर यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को। तो इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है जी हमारा सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर जो इसके एग्जांपल में था उसको हम डिस्कस करेंगे। सर्किट ब्रेकर क्या है बेसिकली। देखिए बेटा, जो सर्किट ब्रेकर होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा घरों में, इसको आपके जो इलेक्ट्रिसिटी घरों में जो मेन आपके बोर्ड होते हैं, घरों में बोर्ड होते हैं, उसमें मेन बोर्ड के अंदर जहां से इलेक्ट्रिसिटी फिर घर में सारी आगे दी जाती है, तो उसमें सबसे पहले जो है एक सर्किट ब्रेकर उसके रास्ते में लगाया जाता है घरों में, डिफरेंट रूम्स को सारी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देने के लिए। उसका फायदा क्या होता है कि ये सेफ्टी पर्पस के लिए यूज होता है, यानी घर की सेफ्टी के लिए। कैसे सेफ्टी, कि अगर वोल्टेज जो है आमतौर पर आपने देखा 210 टू 220, मतलब इस रेंज में मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखते हैं कि वोल्टेज जो है वो चल रही होती है। अगर यही वोल्टेज एक्सीड कर जाती है 250 या इससे भी एक्सीड करके 260 या 290 या मोर देन 300, मतलब इस तरह से, तो फिर क्या होगा कि वो जो वोल्टेज है वो अगर डायरेक्ट घर की सप्लाई को मिलेगी तो आपकी बहुत सी अप्लायंसेस जो है वो क्या हो सकती है, बहुत सी अप्लायंसेस आपके उल्टा फाटल हो सकती हैं। तो उसके लिए हम लोग सर्किट ब्रेकर बीच में यूज करते हैं। सर्किट ब्रेकर क्या काम करता है कि अगर यहां से ये सप्लाई जो है, ये आपकी करंट जो है या वोल्टेज जो है वो बढ़ जाता है, तो वो फिर सर्किट ब्रेक कर जाता है, इसीलिए इसको नाम देते हैं सर्किट ब्रेकर। वो जो सर्किट होता है वो ब्रेक कर जाता है, उसके सिर्फ ब्रेक करने की वजह से आपकी घर की अप्लायंसेस सारी महफूज रहती हैं, सिर्फ सर्किट ब्रेक करने की वजह से। तो सर्किट ब्रेकर जो है वो जैसे ही दोबारा से फिर वोल्टेज मतलब कम होते हैं, वो फिर से मतलब अपने प्रॉपर उसी स्टेज पे आ जाता है। तो सर्किट ब्रेकर जो है हमारे घरों में, हमारे घर की अप्लायंसेस को सेफ्टी के लिए, चलने के लिए, महफूज उनको काम करने के लिए हम यूज करते हैं। इसकी मैं छोटी सी डायग्राम से भी आपको समझा देता हूं कि अगर हम लोग इसका इंटरनल देखना चाहें कि किस तरह से ये अटैच होता है, तो भाई ये एक प्लास्टिक समझ लें कि ये एक प्लास्टिक कवरिंग के अंदर होता है, ठीक है। ये मैं बना रहा हूं, आपके साथ शेयर कर रहा हूं कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहां से आपने ये जो इसका पार्ट होता है, मतलब यहां से ये जो ये पार्ट होता है इसका जनरल, यहां पर हमने एक जो है वो आर्मेचर इसके साथ अटैच किया होता है। यहां पर आर्मेचर, आर्मेचर आपका, आपने पिछले चैप्टर में मैंने आपको समझाया था, आर्मेचर समझ लें कि आपका कॉइल भी हो सकता है, मतलब यहाँ पर एक रॉड की जो मूव कर सकता है, जिसमें मूवमेंट होती है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, जो मूव करता है उसको आर्मेचर बोलते हैं। तो यहाँ एक पाइवट पॉइंट है जिसके साथ हमने इसको अटैच किया होता है। तो यहाँ पर यहाँ एक मैग्नेट होता है इसके, यहाँ हम एक मैग्नेट जो है इसके इस एंड के करीब, और इस ये जो मैग्नेट होता है बेसिकली इसका एक एंड जो है इसके गिर्द हमने क्या किया होता है, बिल्कुल वैसे जैसे पीछे हमने बताया, एक कॉइल जो है वो इसके गिर्द जो है हमने लपेटा होता है, और वही जो कॉइल होता है उसी की एक अटैचमेंट यहाँ पर इसके साथ की होती है, ठीक है। अब यहाँ जो ये पॉइंट होता है, यहाँ पर जो है इस पॉइंट के साथ हमने, ये जो पॉइंट होता है यहाँ पर एक कॉपर स्ट्रिप होती है, यहाँ पर हमने कॉपर स्ट्रिप जो है वो अटैच की होती है इस जगह पर। अब होता क्या है, और दूसरा जो इसका एंड होता है, इसको हमने समझ लें कि एक तरह का यहाँ पर स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग की मदद से हमने इसके साथ इसको अटैच किया होता है, यानी स्प्रिंग जो है सादा लफ्जों में स्प्रिंग इसके साथ अटैच होता है। अब होगा क्या कि ये एंड तो इसका अटैच होता है, अगर सप्लाई बढ़ जाती है, करंट जो है उसका फ्लो होता है, ये मैंने आपको बोला कि ये क्या है, ये आपकी कॉपर, कॉपर स्ट्रिप बोलते हैं इसको, ठीक है। यहां पर कॉपर स्ट्रिप होती है, ये मैंने उसका जो आपका सर्किट ब्रेकर, अगर आप उसको ओपन करेंगे, खोलेंगे, तो वो अंदर से इस तरह से सारा होगा, ठीक है। कोई एक अगर आप ओपन कर लेते हैं सर्किट ब्रेकर को, तो होता क्या है कि जब करंट बहुत ज्यादा फ्लो करती है, तो वो करंट कहां जाएगी, वो करंट डेफिनेटली इसमें आएगी यहां से। और ये जो हमारा मैग्नेट है, ये क्या करेगा कि ये जो पार्ट है जिसको हमने बोला कि ये
आर्मेचर जो है आर्मेचर को ये अपनी तरफ अटैक कर लेता है। ये यहां था तो करंट ज्यादा होने की वजह से ये मतलब कुछ इस तरह से इसको इसने क्या किया है कि इसको इसने अपनी तरफ अटैक कर लिया, खींच लिया। जब ये खींचेगा तो ये जो कनेक्शन है इनका, ये कनेक्शन ब्रेक कर जाता है। यहां से कॉपर स्ट्रिप के साथ जो इसका कनेक्शन था वो ब्रेक हो गया। ये जो कनेक्शन ब्रेक हुआ है, इसी से जो सप्लाई थी, जो घर को सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी की जा रही थी, वो जो सप्लाई होती है वो सप्लाई खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से बाकी सारी अप्लायंसेस महफूज रहती हैं। ये वो सारा मेथोडोलॉजी, वो तरीकाकार होता है सर्किट ब्रेकर का, कि जिससे हम लोग अपने घरों को सेफ्टी के लिए ये यूज करते हैं सर्किट ब्रेकर को। मैं थोड़ा सा आपके साथ रीड आउट भी कर देता हूँ। A circuit breaker is designed to pass a certain maximum current through it safely. If the current becomes excessive, यानी करंट अगर बढ़ जाती है तो it switches off, फिर ये स्विच ऑफ हो जाता है ऑफ द सर्किट। Thus electric appliances are protected from burning. इस तरह से जो बाकी घर की अप्लायंसेस हैं वो जलने से महफूज रहती हैं। ठीक है जी। तो कैसे, ये इनसाइड अ सर्किट सारा नीचे ही लिखा हुआ, मैं आपको समझा देता हूँ। अभी मैंने सारी डायग्राम बनाई थी। इनसाइड अ सर्किट ब्रेकर क्या होता है? करंट फ्लोज अलोंग अ कॉपर स्ट्रिप। इस कॉपर स्ट्रिप में से करंट गुजरती है थ्रू द आयरन आर्मेचर। ठीक है, आर्मेचर में जाती है एंड कॉइल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। फिर ये कॉइल इसमें जाती है। फिर क्या होगा? द इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट्स आर्मेचर। ये आर्मेचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, इसके एक एंड को। जैसे ही वो अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करेगा तो इफ द करंट इज लार्ज इनफ, द आर्मेचर इज डिटैच। इसका जो कनेक्शन था वो डिटैच हो जाएगा कॉपर स्लिप के साथ, मतलब टूट जाएगा सिलसिला। तो क्या होगा? एंड सर्किट ब्रेक्स। ये है भाई वो आपका सर्किट ब्रेकर। इसके बाद भी एक दो टॉपिक्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है आज का वो है जी मैग्नेटिज्म, मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। ये क्या है? मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। देखिए, मैग्नेटाइजेशन जैसे वर्ड से आप समझ सकते हैं कि हम लोग जो है किसी चीज को मैग्नेटाइज करना चाह रहे हैं, उसको मैग्नेट बनाना चाह रहे हैं, यानी मैग्नेट बनाने के प्रोसेस को मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। डीमैग्नेटाइजेशन ये है कि अगर ऑलरेडी कोई मैग्नेट हो, उस मैग्नेट में से मैग्नेटिज्म को रिमूव कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, तो उसको बोलते हैं डीमैग्नेटाइजेशन। तो इसके लिए हम डिफरेंट मेथड्स हैं जिसको डिस्कस करेंगे। पहला मेथड है स्ट्रोकिंग। अभी हम किसकी बात करने जा रहे हैं? मैग्नेटाइजेशन की। उसका पहला मेथड है स्ट्रोकिंग। स्ट्रोकिंग में क्या होता है? स्ट्रोकिंग में आप क्या करते हैं कि एक मैग्नेट है, मतलब यहां हमने जो है वो एक मैग्नेट लेना है और एक मटेरियल लेना है। मैं समझ लें कि ये हमारे पास एक मैग्नेटिक मटेरियल है। ये हमने क्या लिया है? मैग्नेटिक मटेरियल। और यहां पर हमने ले लिया एक मैग्नेट। हमने क्या ले लिया जी? एक मैग्नेट। ये एक परमानेंट मैग्नेट है। हम क्या करेंगे कि इस मैग्नेट की मदद से हम लोग इस मैग्नेटिक मटेरियल पर स्ट्रोक लगाएंगे। अब स्ट्रोक लगाने का तरीका क्या होता है कि आपने एक साइड से स्ट्रोक लगाते हुए, यहां से स्ट्रोक लगाते 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 मतलब दूसरे एंड तक जाना है, फिर इसको उठाना है, फिर आना है, फिर स्ट्रोक लगाते लगाते जाना है, फिर उठाना है। इस तरह आप सेवरल टाइम्स आप मैग्नेट की मदद से इस मैग्नेटिक मटेरियल पर स्ट्रोक लगाते चले जाएंगे, तो फिर ये आपका जो मटेरियल होगा ये भी एक मैग्नेटिक मटेरियल बन जाएगा। अब स्ट्रोकिंग भी डिफरेंट टाइप की हो सकती है। अभी जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था ये सिंगल स्ट्रोकिंग, ये क्या कहलाती है? सिंगल स्ट्रोकिंग है। मतलब आपने एक ही मैग्नेट के साथ आप स्ट्रोक देते हुए, अगर आप डबल स्ट्रोकिंग करते हैं, मतलब डबल स्ट्रोकिंग में क्या होता है? डबल स्ट्रोकिंग में ये होगा कि आपने ये मैग्नेटिक मटेरियल है, यहां पर एक मैग्नेट आपका इस तरफ और दूसरा मैग्नेट आपका इस तरफ। अब आपने दो मैग्नेट लेने हैं। काम वही है जहां आप एक सिंगल मैग्नेट को यहां से लेके यहां तक, लेकिन एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है, हमेशा याद रखना है। फिर उठाकर फिर एक एंड से, मतलब इस तरह से। लेकिन यहां पर क्या होगा? यहां आपने सेंटर से स्टार्ट करना है इनको, मतलब इससे। इस मैग्नेट के साथ आपने एक आपका मैग्नेट जो है उसका आपने एन पोल लेना है, दूसरे का साउथ पोल लेना है। ठीक है, यानी एन पोल से आपने इसको स्ट्रोक ही देना है। स्ट्रोक देते हुए इस तरफ जाना है और उसी टाइम पे साउथ पोल के साथ स्ट्रोक देते हुए इस तरफ, मतलब दोनों के बार बार इसके एन पोल के साथ इस तरफ और साउथ पोल के साथ इस तरफ। ये आप बार बार ये भी मैनी टाइम स्ट्रोकिंग, लेकिन डबल स्ट्रोकिंग हो रही है, दो मैग्नेट से हो रही है, इसलिए इसको डबल स्ट्रोकिंग बोलते हैं। इससे भी आप एक मैग्नेटिक मटेरियल को क्या बना सकते हैं? मैग्नेट बना सकते हैं। ठीक है, तीसरा आ जाता है मेकिंग मैग्नेट यूजिंग सोलेनॉइड। तीसरा पॉइंट है, यानी मैग्नेट बनाना है, किस मदद से आपने बनाना है? यूजिंग
सोलिनाइड। देखिए सोलिनाइड पर भी हमने लास्ट टाइम काफी बात की थी। सोलिनाइड क्या होता है? सोलिनाइड, अगर आप किसी, शुरू में हमने चैप्टर बात की थी कि अगर आप किसी भी मटेरियल को लें, उसके गिर्द वायर जो है अगर लपेट दें सारी कॉइल की शक्ल में, तो ये आपका जो है, और इसमें से अगर आप करंट फ्लो करवाते हैं, मतलब इसमें से अगर आप करंट फ्लो करवाएंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा? सोलिनाइड। अब ये जो सोलिनाइड है, इसमें आपने ये देखें मैंने क्या किया है, ये एक मैंने मैग्नेटिक मटेरियल लिया और उसके गिर्द जो वायर है उसको ऐसे लपेट दिया, कॉइल की शक्ल में मैंने लपेट दिया, और इसको मैंने अटैच कर दिया है। यहाँ पर वही जो बात हमने पीछे भी की थी, एक स्विच है और ये आगे बैटरी है, ठीक है। बैटरी के साथ आपने इसको अटैच कर दिया। जैसे ही स्विच जो है वो मैं क्या करूंगा, ऑन करूंगा यहां से, तो यहां से करंट फ्लो करेगी, और ये जो करंट का फ्लो करना है वो क्या होगा, मतलब कुछ देर तक आपको करंट मुसलसल इसमें से फ्लो करवाना होगी, तो ये फिर मैग्नेट बनता चला जाएगा। तो ये आपका है अनदर थर्ड मेथड, जिसमें आप एक सोलिनाइड यूज कर रहे हैं और सोलिनाइड को मैग्नेट आपने बनाया। अब इसमें करंट की डायरेक्शन को समझने के लिए आपने क्या करना है कि आपने इसमें राइट हैंड ग्रिप रूल जो है वो उसको अंडरस्टैंड करना है। राइट हैंड ग्रिप रूल क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं। देखें, मैंने अगर ये समझे कि सोलिनाइड है, मैंने सोलिनाइड को कैसे पकड़ा है, ऐसे पकड़ा है, और ये देखें मेरे थंब की डायरेक्शन। अब ये जो मेरी फिंगर फिंगर जो मैं कर्ल कर रहा हूं, ये करंट की डायरेक्शन को शो करेंगे। कर्लिंग ऑफ फिंगर, ये देखिए कर्लिंग ऑफ फिंगर, ये करंट को चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, और ये जो थंब है ये नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट को शो करता है। इसको हम बोलते हैं राइट हैंड ग्रिप रूल, ठीक है। यानी इस तरह से सोलिनॉइड को राइट हैंड से पकड़ना कि जो फिंगर्स हैं वो किसको कर्लिंग ऑफ फिंगर शो करें, करंट को, पॉजिटिव या नेगेटिव, और ये जो थंब है ये किस डायरेक्शन में हो, नॉर्थ पोल में, तो इसको हम बोलेंगे राइट हैंड ग्रिप रूल। ये था भाई, इसके बारे में थोड़ी सी रीडिंग कर देता हूँ। इसके साथ सिंगल टच की भी सबकी मैंने समझा दिया, इसे रीडिंग कर देता हूं। सिंगल टच मेथड में हमने क्या किया था, a steel bar is placed on a horizontal surface, it's stroked from one end of to the other several times। जैसे मैंने बताया कि बार बार आपने करना several times same direction using the same pole, say n pole। अगर आपने n pole लिया तो n pole से बार बार स्ट्रोक देते जाना है, ठीक है। n pole of the proton, every time the magnet is lifted up sufficiently high on reaching the other end of the bar। यानी जब वो स्ट्रोक करते करते यहां से एक मुनासिब हद तक उठाना है, फिर इस तरह से। उसके बाद डबल टच में क्या करना है, दिस मेथड स्ट्रोकिंग इज डन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्टील बार। इसमें आपने सेंटर से स्टार्ट करनी है, ठीक है, ऑनवर्ड्स विद द अनलाइक पोल्स, मतलब दो पोल्स हैं, एक आपका एन पोल और एक साउथ पोल, मतलब डिफरेंट पोल्स की तरफ आपने जाना है। अप टू परमानेंट बोथ ऑफ द सेम टाइम, दिस मेथड इज मोर एफिशिएंट देन द फर्स्ट वन। यानी पहले वाले से ज्यादा बेहतर होता है। इन बोथ the cases the poles produced at the ends of magnetized steel bar after stroking are of the opposite polarity to that of the stroking pole। यानी जैसे आप स्ट्रोक दे रहे हैं एक एन पोल बन जाएगा, एक उसका साउथ पोल बनता चला जाएगा। तो इसी तरह से मेकिंग मैग्नेट यूजिंग सोलिनाइड जो मैंने भी आपको समझाया, उसमें क्या करना है, इन दिस मेथड अ स्टील बार टू बी मैग्नेटाइज्ड इज प्लेस्ड इनसाइड अ सोलिनाइड, ठीक है। यानी लॉन्ग कॉइल ऑफ वायर उसके अंदर आपने रखना है। उसको फिर क्या किया, द सोलिनाइड शुड हैव सेवरल हंड्रेड टन्स, सेवरल हंड्रेड टन्स, ये मतलब बहुत ज्यादा कॉइल्स होंगे, जितने ज्यादा होंगे उतना वो आपका अच्छा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा, ठीक है जी। व्हेन डायरेक्ट करंट इज पास थ्रू द सोलिनाइड, यानी और करंट कौन सी गुजारनी है, हमेशा याद रखिए डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट ये याद रखना है आपने, इसमें जो करंट गुजर रही है वो डायरेक्ट करंट है, अल्टरनेटिंग करंट नहीं गुजारनी। अल्टरनेटिंग करंट मैं आपको बताऊंगा अगले मतलब टॉपिक्स में जाके। अल्टरनेटिंग करंट बल्कि उसको मैग्नेटाइज नहीं करती बल्कि डीमैग्नेटाइज कर देती है। मैग्नेटाइज करने के लिए हमेशा डायरेक्ट करंट यूज करनी है। व्हेन डायरेक्ट करंट इज पास थ्रू द सोलेनॉइड द स्टील बार बिकम्स अ मैग्नेट। द पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेटाइज्ड स्टील बार इज फाउंड बाय द अप्लाइंग राइट हैंड ग्रिप रूल। जैसे मैंने समझाया, उसकी डेफिनेशन यहां दी हुई है। ग्रिप द सोलेनॉइड विद द राइट हैंड सच दैट फिंगर्स आर कर्ल्ड along the direction of positive to negative, ठीक है, terminal of the battery in the solenoid, then the thumb points to the north pole of the bar end, ठीक है जी। ये था आपका भाई मैग्नेटाइजेशन के बारे में। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है मतलब इस चैप्टर का, वो डिस्कस करेंगे, फिर आपका चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा इंशाल्लाह। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है डीमैग्नेटाइजेशन। जो अभी मैं बात कर रहा था कि हमने मैग्नेटाइजेशन पे बात की है, अब डीमैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नेट्स। डीमैग्नेटाइज जैसे वर्ड से ही आपको समझ आ रही है कि आपने मैग्नेट को, मैग्नेट में से उसकी जो मैग्नेटिज्म है उसको रिमूव कर देना है, उसको खत्म कर देना है। तो उसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। पहला मेथड है हीटिंग। आप मैग्नेट को जो है
प्रॉपर हीट देते चले जाएं। मतलब आपके पास मतलब कोई भी आप ले सकते हैं, स्पीड लैंप ले लें या कुछ भी ले लें, मतलब आप ये शोला है आग का, मतलब ये भड़क रहा है, मतलब इस पर आप क्या कर रहे हैं कि आपने मैग्नेट जो है उसको मुसलसल हीट देते जा रहे हैं। आपने क्या दिया उसको? हीट। तो हीट देने से क्या होगा? मुसलसल मुसलसल उसको हीट देते जाएंगे, काफी टाइम तक आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा फिर भी। तो उसके बाद ये जो आपका मैग्नेट है ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है, उसके अंदर मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगी। दूसरा मेथड है हैमरिंग। हैमरिंग क्या होता है भाई? हैमरिंग में आपने जो है हथौड़ी, हैमरिंग किससे निकला है? हैमर से। हैमर हथौड़ी को कहते हैं। अब आपने मैग्नेट को जो है वो हैमर की मदद से क्या करना है, आपने हैमर ले लिया, कोई भी हैमर लेके आप उसके ऊपर बार बार मैग्नेट के ऊपर जो है आप स्ट्रोक लगाते जाएं, ठीक है, बार बार स्ट्रोक लगाते जाएंगे तो क्या होगा कि उसकी जो मैग्नेट की अलाइनमेंट होती है, जो मतलब वो सारी उसकी बिगड़ जाएगी, खराब हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। वो मैग्नेट मैग्नेट नहीं रहेगा, वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, वो सिर्फ मैग्नेटिक मटेरियल की शक्ल अख्तियार कर जाएगा। और तीसरा पॉइंट है हमारे पास, वो है ऑल्टरनेटिंग करंट, जो मैं आपने पीछे बात कर दी थी आपके साथ, ऑल्टरनेटिंग करंट। देखें, ऑल्टरनेटिंग करंट में जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि हम एक सोलेनोइड हमने लिया था, बिल्कुल उसी तरह से आप सोलेनोइड की शक्ल में लेकर उसको क्या कर रहे हैं कि अब आप फिर भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो करवा रहे हैं वो डायरेक्ट नहीं है, अल्टरनेटिंग करंट है। अगर आप अल्टरनेटिंग करंट गुजारते हैं तो फिर भी उसकी अलाइनमेंट जो है मैग्नेट की वो डिस्टर्ब होगी और वो मैग्नेट जो है वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। ये भाई वो सारे टॉपिक्स थे डीमैग्नेटाइजेशन में। थोड़ी सी रीड आउट भी कर देता हूं कि हीटिंग में क्या है, थर्मल वाइब्रेशन टेंड टू डिस्टर्ब द ऑर्डर ऑफ द डोमेन, देयरफॉर इफ वी हीट अ मैग्नेट स्ट्रांगली द मैग्नेट लूजेस इट्स मैग्नेटिज्म वेरी क्विकली। फिर है हैमरिंग। इफ वी बीट अ मैग्नेट, बार बार बीट करते हैं उसको, मारते जाते हैं, हिट करते जाते हैं, द डोमेन्स लूज देयर अलाइनमेंट एंड द मैग्नेट इज डीमैग्नेटाइज्ड, ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड हैमरिंग भी इसको बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट का, जो मैंने अभी बताया आपको। व्हेन एन ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट, यानी डायरेक्ट करंट को डीसी बोलते हैं और ऑल्टरनेटिंग करंट को एसी भी बोलते हैं। तो ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब एसी इज फ्लोइंग थ्रू अ लॉन्ग सोलेनोइड, अ मैग्नेट मूव्ड आउट स्लोली फ्रॉम इनसाइड ऑफ द सोलेनोइड इज डीमैग्नेटाइज्ड। तो इस तरह से वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, हम जो आर्टिकल्स बेटा डिस्कस कर रहे हैं अब इन चैप्टर्स के, आपके स्मार्ट सिलेबस के रिलेटेड मैं सिर्फ आपको पढ़ा रहा हूं। वैसे इस चैप्टर के टॉपिक्स वो ज्यादा हैं ओवरऑल, लेकिन चूंकि सिलेबस अब स्मार्ट हुआ है, आपने एग्जाम के वाले से अभी जो 9th क्लास है वो इसी तरह से पढ़ेगी। और नेक्स्ट जो बुक है उसके बारे में भी है कि अगले ईयर में जो 2026 में बुक आएगी तो यकीनन वो जो टॉपिक अभी आपको नहीं पढ़ाए जा रहे वो नई बुक से वैसे ही डिलीट कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो बेटे आपने इन टॉपिक्स को, वही बात है कि अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद भी आपने इसको लर्न भी करना होता है। अच्छे से लर्न कीजिएगा अंडरस्टैंडिंग के बाद, तो इंशाल्लाह आप लोग अच्छे से मार्क्स भी हासिल कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।